हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू द विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपना ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक सी बातें की थी और ये 3-4 लेक्चर मेरे बेसिक पे ही रहेंगे, बिकॉज अगर हमने ऑर्गेनिक का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आने वाले ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं ये बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट क्लास में बेटा जी जो हमारा डिस्कशन था, हमने देखा था कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट के बाद एक अटैकिंग रिएजेंट, फिर रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तो हमें जरूरत पड़ती है बेटा जी सॉल्वेंट की। उसके बाद ये रिएक्शन 2 रास्तों में जा रही थी, या तो वो इंटरमीडिएट वाले पाथ को फॉलो करेगी या फिर बेटा जी वो ट्रांजिशन स्टेट वाले रास्ते को फॉलो करेगी, ट्रांजिशन स्टेट। और इन रास्तों के बाद वो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन बना के दे देगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि सर ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ये हमारे पास 2 तरीके के मिलने वाले हैं आपको। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच को हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे थे और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था बेटा जी वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था। अब उसके व्याप पर हम क्या देख रहे थे कि बेटा जी जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका काम है अटैक करने का। अब वो अटैक किस पे करेगा? अटैक करेगा बेटा जी वो सबस्ट्रेट के पास। अब दिक्कत क्या है कि सर अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर मेरा अटैकिंग रिएजेंट कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहां पर अटैक करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहीं जाकर बेटा जी अटैक करेगी तो वो ढूंढेगी कि सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहां पर है। मतलब सबस्ट्रेट के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और मैं अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके खुद इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हो जाऊं। उससे क्या होगा? उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट बेटा जी कोई इलेक्ट्रोफाइल है, फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बेटा जी इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन की चाहत में सबस्ट्रेट के पास जाएगा और ढूंढेगा कि सबस्ट्रेट के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ढूंढकर ऐसी जगह पर वहां अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और इस कोशिश से बेटा जी वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, किसी सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां पर है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करना है तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मैंने थोड़ा सा आपको टच दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारा 2 तरीके का होता है। एक हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता है और दूसरा बेटा जी हमारा टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। अगर मैं परमानेंट और टेम्पोरेरी की बात करूं तो परमानेंट और टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब आपने कोई भी बाहर से कोई सोर्स नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। और टेम्पोरेरी इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि सर अगर किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए आपको बाहर से कोई सोर्स लगानी पड़े, आपको बाहर से रिएजेंट की यूज करना पड़े, तो उसे हम बेटा जी टेम्पोरेरी इफेक्ट कहते हैं। फिर हमने देखा था कि सर परमानेंट इफेक्ट को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में। इसी तरीके से हमारे जो टेम्पोरेरी इफेक्ट थे उनको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। तो बेटा जी इतनी कहानी मैं आपको लास्ट क्लास में सुना चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपने ऑर्गेनिक की कहानी को आगे, अपने बढ़ के ऑर्गेनिक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखो इधर कि अब हमारा मुद्दा सर ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था, बहुत ध्यान से देखो, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर इतनी बातें आपने समझ ली तो ऑर्गेनिक में 12th क्लास की बात छोड़ो, तुम जहां तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी मैं आपको सबसे पहले परमानेंट इफेक्ट की कहानियां सुनाऊंगा,
और बेटा जी परमानेंट इफेक्ट में भी सबसे पहले मैं आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिकॉज ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको हिला देगा अगर तुमने नहीं समझी तो इसको। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से हमें इस रेजोनेंस को समझना है कि इसकी कहानी क्या है। ध्यान से देखो, अगर हम इस रेजोनेंस की बात करें बेटा जी, तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा क्या क्या। पहले मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस के अंदर क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये रेजोनेंस होता क्यों है, वाई रेजोनेंस ये एग्जिस्ट करता है, क्यों रेजोनेंस की हमें जरूरत पड़ गई, जो हमें ये बार बार रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि रेजोनेंस होता क्या है। थर्ड थिंग, जब आपको ये पता चल जाएगा कि रेजोनेंस है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पर रेजोनेंस होगा या कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि कंपाउंड या सबस्ट्रेट के अंदर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। जब आप ये सीख लोगे क्राइटेरिया, तो बेटा जी उसके बाद हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके बाद हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे फिर हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। जब आप ये पढ़ लोगे, इसके बाद एक बहुत ही मिसकंसेप्शन रहता है, दिक्कत क्या रहती है कि मैंने भी जब भी आपको ये फैक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने बताया था कि रेजोनेंस के साथ साथ हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, और हम ज्यादातर चीजों को पता ही नहीं होता मैं कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको क्लासिफाई करूंगा, सर डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक इफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। सर रेजोनेंस और मीजोमेरिक के बीच में डिफरेंस क्या है, हम तो एक ही पढ़ रहे हैं अब तक। और बेटा जी अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता तो इसके दो नाम नहीं होते, अगर दो नाम है तो इनके काम भी थोड़े से अलग अलग हैं। जब हम डिफरेंस बिटवीन मीजोमेरिक एंड रेजोनेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम बेटा जी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे कि रेजोनेंस के टाइप्स कौन से होते हैं, कैसे हमें पता चलता है, और इन दी एंड रेजोनेंस में मैं जो आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत ही मार्वलस टॉपिक है। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इन सारी चीजों को हम अप्लाई करेंगे, और लास्ट टॉपिक होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। सर ये जो रेजोनेंस की कहानियां हमने सुनी है, इस कहानी को हम अप्लाई कहां पे करें, ये मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सिखा दूंगा। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है कि रेजोनेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, दूसरी चीज इसको डिफाइन कैसे करें, इसका क्राइटेरिया क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, मीजोमेरिक रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की कहानी क्या है, या फिर बेटा जी इनके एप्लीकेशन क्या है। तो वन बाय वन मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से सारी कहानी बताने वाला हूं, क्योंकि वन टाइम हम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एंटायर लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको चाहिए अगर बहुत अच्छे से आपको ये चीज सीखनी है तो मैं अब स्टार्ट करता हूं रेजोनेंस की कहानी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो इधर। अब हम सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि सर रेजोनेंस की हमें जरूरत पड़ क्यों गई, ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसी क्या परेशानी हमारी जिंदगी में आ रही थी कि उसके बिना हमारा काम नहीं चला। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं, आप सब लोग जानते हो कि सर ये एक बेंजीन रिंग है, सब लोग जानते हो कि सर ये एक बेंजीन रिंग है। अगर इस बेंजीन रिंग का मैं बेटा जी अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन की बात करूं, अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन की बात करूं, तो आपको इसे देख के लग क्या रहा है, आपको इसे देख के लग रहा है कि सर इसके पास तीन, तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आपको देख रहे होंगे सर एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। और बेटा जी आपको क्या दिख रहा होगा कि सर इसके पास तीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। देखो ध्यान से, सर एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब जब हमने देखो कोई भी कंपाउंड होता है, ये तो हमारा क्या था बेटा जी, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि कहानी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, जब मैंने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया बेटा जी,
तो ड्यूरिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस मुझे पता चला कि इसके अंदर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे बेटा जी इक्वल लेंथ के होते हैं, सारे के सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हो सर कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी बेटा जी 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ बेटा जी 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो सर इसके पास 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो 1.34 एंगस्ट्रॉम जिनकी लेंथ होगी, और सर 3 बॉन्ड इसके अंदर ऐसे हैं जिसकी लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब हमने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तब हमने देखा कि इसके अंदर बेटा जी जितने भी बॉन्ड थे वो सारे के सारे बॉन्ड की लेंथ जो थी वो इक्वल थी। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे। अच्छा, एक और कहानी, ये तो चलो एक थी, एक और क्वेश्चन मार्क लगा था बहुत बड़ा। वो क्वेश्चन मार्क क्या था मैं आपको यहीं दिखाता हूं। आप बहुत अच्छे से जानते होगे बेटा जी, एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ये कैसा टेस्ट है, इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है या नहीं है। मतलब अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जिसके पास सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। तो कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर कर देंगे कि इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो उनमें से एक टेस्ट होता है हमारा, जिसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट। मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट की हम बात करते हैं। होता क्या है, ध्यान से समझो। हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां पर हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर मैंने ब्रोमीन वाटर फिल कर लिया, Br2 वाटर फिल कर लिया। ध्यान से समझो। उसके बाद एक और बीकर ले लिया मैंने, और उस बीकर के अंदर भी बेटा जी मैंने क्या करा, उस बीकर के अंदर भी मैंने Br2 वाटर ले लिया। अब जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर होता है बेटा जी कलरफुल होता है, मतलब कलर्ड होता है ये, और ये भी ब्रोमीन वाटर हमारे पास कैसा होगा, कलर्ड होगा। ध्यान से देखो इधर। अब मैं क्या करूं कि इसके अंदर मैंने कोई सैचुरेटेड कंपाउंड डाल दिया। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब सर कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास सारे के सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड हो। दूसरी तरफ सर इस वाले बॉक्स के अंदर मैंने कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाल दिया, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड डाल दिया जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब कहानी क्या होगी, ध्यान से देखो कि सर जब मैंने इसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड डाला तो मुझे रिजल्ट क्या मिला। ध्यान से देखो, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, मुझे रिजल्ट मिला कि सर इस ब्रोमीन वाटर के अंदर जैसे ही मैंने कोई सैचुरेटेड कंपाउंड डाला तो ब्रोमीन वाटर के कलर में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज कलर रहा। लेकिन जैसे ही ब्रोमीन वाटर के अंदर मैंने कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला तो उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड आपका बेटा जी डीकलराइज हो गया। ये कलर्ड कंपाउंड आपका डीकलराइज हो गया, मतलब कि ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद कोई ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। तो अब क्या है, सैचुरेटेड के साथ रिएक्शन नहीं करी उसने, अनसैचुरेटेड के साथ रिएक्शन करी। तो आप कंफर्म कर सकते हो यहां से कि सर अगर सैचुरेटेड को मैं ब्रोमीन वाटर में डालूंगा वो उससे रिएक्शन नहीं करने वाला, और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो उसके कलर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप सैचुरेटेड कंपाउंड डालोगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो क्या करेगा, उससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद वो उसे कलरलेस कर देगा। तो यहां से आप एक टेस्टिंग कर सकते हो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की। तो यही टेस्टिंग में हमने क्या करा बेटा जी, जब इसी टेस्टिंग के अंदर मैंने क्या करा कि बेंजीन को डाला। जो बेंजीन हम जानते हैं कि सर ये बेंजीन है हमारे पास, इस बेंजीन को हमने ब्रोमीन वाटर के अंदर डाला और रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था। रिजल्ट क्या था सर कि जब इस बेंजीन को मैंने ब्रोमीन वाटर के अंदर डाला तो बेटा जी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, और जबकि हम देख रहे हैं कि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, और जिसके पास डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो कहने का मतलब कि बेंजीन जो था वो आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब कि यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि सर ये कहानी ऐसी है क्यों, ऐसा क्या मुद्दा है जो हमें दिख रहा है
लेकिन स्टिल दिखने के बाद भी हमारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। ठीक है, इसे लिखो। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क्स लगे अब उनको सॉल्व करते हैं कि सर वो क्वेश्चन मार्क कैसे हटेंगे, क्या चीज आएगी नहीं जो इन चीजों को सॉल्व कर देगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करता हूं। ठीक है, चलो देखो, रेजोनेंस के साथ ही हट जाएंगे क्योंकि रेजोनेंस ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है। जो हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये आपको रेजोनेंस बताएगा। अब देखो इधर ध्यान से, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो बेटा जी रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो लिख सकते हो आप कि द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of any compound are not determined through the single structure, this phenomenon is called resonance। अब ध्यान से समझो इस बात को, ये डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये तो बच्चों ऐसी बातें है कि सर बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को आप एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर उनको एक्सप्लेन करना है यू हैव टू नीड मेक मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। अगर आपको एक्सप्लेन करनी है तो आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और तभी आप क्या कर सकते हो, उस कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सर ये जो बेंजीन की कहानी अब तक चल रही है, ये बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन के लिए फिर वहां पर क्या बताया कि सर बेंजीन के और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेंजीन के उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिखाए कि सर बेंजीन के अंदर ये जो आपको पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स बेंजीन रिंग के अंदर बेटा जी रोटेट करते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब एक बार आपको यहां दिखाई, अब देखो कोई भी चीज अगर घूम रही है आप उसका फोटो क्लिक करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको उस टाइम पर अलग जगह दिखाई देगी। आप दोबारा फोटो क्लिक करोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दूसरी जगह दिखाई देगी। तो सेम कहानी है कि बेटा जी जब ऑब्जर्वेशन का टाइम था तो अब आपको ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो इलेक्ट्रॉन बेटा जी मूव करने के बाद यहां पर पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घूम रही है। जब आप फोटो क्लिक करते हो तो आपको ऐसा दिखाई देता है। अब एक और बहुत कमाल की बात सुन लो कि ये जो साइन है बेटा जी, इस साइन को इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये साइन इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और इस साइन का मतलब क्या होता है वो बहुत ध्यान से समझो। इस साइन का मतलब है कि सर बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ना तो ये है और ना ये है, बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में लाई करता है। इनगोल्ड का इस साइन का मतलब है कि बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में लाई करता है। तो ये कहानी थी रेजोनेंस की डेफिनेशन की कि इस तरीके से रेजोनेंस को डिफाइन किया। लेकिन अब मैं आपको असल कहानी दिखाऊंगा, रेजोनेंस की असल कहानी क्या है। ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी जो मैंने आपको लिखा दी, जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से देखो, इसको लिख लो। अब मैं जो तुम्हें कमाल की चीजें बताने वाला हूं बेटा जी, उस पे अपना फोकस जमा लो और कंसंट्रेशन बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वही रेजोनेंस की असली कहानी है। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर अब मैं रेजोनेंस की बात करूं तो मैं रेजोनेंस को तुम्हें एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। रेजोनेंस क्या है बेटा जी? रेजोनेंस कुछ नहीं है, इट इज अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात पे बेटा जी ध्यान फरमा लो। रेजोनेंस कुछ नहीं है, इट इज अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन जहां होता रहेगा वहां पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बेटा जी 101% होगा, 101% होगा। अब जब आपने ये कहानी समझ ली तो सर सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन कर दो कि कहां रेजोनेंस होगा, कहां रेजोनेंस नहीं होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मैं कोई मॉलिक्यूल आपको दे दूं वहां पे रेजोनेंस है या नहीं है? सर क्राइटेरिया क्या है इस रेजोनेंस का? तो ध्यान से देखो, इस रेजोनेंस का क्राइटेरिया बेटा जी आपके पास एक ये ए है, इसके बाद बी ले लो और इसके बाद सी। जहां भी रेजोनेंस आपको देखना है
ये कंडीशन लगा दो, आपको पता चल जाएगा 101% की रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस ए की बात करूं, ए पर अगर आपको लॉन पेयर दिख रहे हो, ए पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो, ए पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा हो, ए पर आपको बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा हो, ए पर आपको बेटा जी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो, बी आपका एज इट इज, बी के बाद जो सी बन रहा हो उस पर आपको डबल, ट्रिपल बॉन्ड, लॉन पेयर, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके की कहानी अगर आपको दिखाई दे जाए कहीं पे भी, तब आप कंफर्म कर लेना कि सर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अब एक और चीज होती है सर, डीलोकेलाइजेशन वर्ड जो यहां पर लिखा है मैंने, डीलोकेलाइजेशन वर्ड जो मैंने लिखा है, इस डीलोकेलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? इस डीलोकेलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि सर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा जी मूव करेंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पे, दूसरे ऑर्बिटल से तीसरे ऑर्बिटल की तरफ। तो इस तरीके से क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं हम कि पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करते हैं। अब क्राइटेरिया की कंडीशन यही है कि सर ए पर पॉजिटिव, लॉन पेयर, नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद बी, और बी के बाद जो आपका सी बॉन्ड होगा उस पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लॉन पेयर, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी दिख जाए आपको, यही कहानी आपकी होने वाली है। अब एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं ये बात, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और बेटा जी CH2 नेगेटिव, एग्जांपल देता हूं और देता हूं मैं आपको, CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH2 और यहां पर लिखा मैंने CH2 लॉन पे, नेगेटिव लिख दो। इसके बाद मैंने एग्जांपल ले दिया आपको, यहां पर एक बेंजीन रिंग बना दी और ये बेटा जी आपको दिखा दिया और यहां पे लिख दिया मैंने OH। अब हम देखते हैं कि सर इनमें रेजोनेंस की कंडीशन है या नहीं है, क्योंकि पहले हमें यही पता चल जाए कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अब देखो इधर ध्यान से कि अगर मैं यहां रेजोनेंस की कहानी देखूं तो मैंने कहा इसे A मान लो, इसे आप बेटा जी B मान लो और इसे बेटा जी आप C मान लो। ए पर देखो, ए पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सर ए पे डबल बॉन्ड हैगा, ठीक है। उसके बाद बी आपका ये रहा एज इट इज। फिर हम जाएंगे बेटा जी सी पर, तो देखो सी पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो कंडीशन बन रही है सर रेजोनेंस होगा, तो यहां पर रेजोनेंस होगा, 101% रेजोनेंस होगा यहां पे। इधर देखो ध्यान से, ए आपका ये, बी आपका ये, सी आपका ये। ए पर पॉजिटिव, ए पर पॉजिटिव हैगा सर, बी को एज इट इज रहने दो, सी पर नेगेटिव चार्ज, सी पर नेगेटिव चार्ज, सर यहां भी 101% रेजोनेंस होगा, 101% रेजोनेंस। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं बेटा जी, तो आप जानते हो सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं 2। अब यहां पर अगर मैं देखूं, इसे आप ए मान लो, इसे आप बी मान लो, इसे आप सी मान लो, तो ए पर आपको लॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं, ए पर लॉन पेयर, बी आपका एज इट इज छोड़ दो, सी पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सी पर आपका डबल बॉन्ड, तो यहां भी बेटा जी 101% रेजोनेंस होगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है रेजोनेंस की। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि सर यहां पर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सर रेजोनेंस होगा, तो हम ये देखेंगे कि सर ये जो हमने लिखा है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फिर हम वर्क करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन की। सर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो अब हम ये समझते हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर सर ये जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है, इस क्राइटेरिया से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहां पर रेजोनेंस होगा, कहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं कि सर ये मेरे पास जैसे ये एग्जांपल था, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो, पहले क्लियर करेंगे, ए पर नेगेटिव हैगा, बी आप छोड़ दीजिए, सी पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब रेजोनेंस यहां पर होगा। उसके बाद सर रेजोनेंस तो होगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कहां से कहां तक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां तक करेगा, वो ध्यान से देखो। तो अगर बेटा जी मैं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताऊं, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो डेंस होता है बेटा जी, वो आपके पास होता है लॉन पेयर, उसके बाद नेगेटिव चार्ज, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद बेटा जी हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा जो डेंस होता है वो हमारे पास लॉन पेयर, उसके बाद नेगेटिव चार्ज, उसके बाद डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हमारा आता है बेटा जी पॉजिटिव चार्ज की कहानी। अब
आप बहुत अच्छे से जानते हो कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां मूव करती है सर, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। जहां पर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होगा वहां से मूव करेगी बेटा जी वो लोअर इलेक्ट्रॉन रीजन की तरफ। तो ध्यान से देखो यहां पे कि अगर एक तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ मेरे पास डबल बॉन्ड है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंस है? तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर नेगेटिव चार्ज इज मोर डेंस कंपेयर देन डबल बॉन्ड। तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका जो डीलोकेलाइजेशन होगा वो नॉन नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड की तरफ। तो देखो होता क्या है कि ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकेलाइज हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये बेटा जी इधर डीलोकेलाइज हो जाएगा। जैसे ही इधर डीलोकेलाइज हुआ, अब देखो कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए भाई। पहले कार्बन के यहां पे इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड थे, एक ही वाला बॉन्ड, एक इसका हाइड्रोजन से और दो इधर कार्बन से बन रहे हैं। अगर आपने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर भेज दिया तो बेटा जी यहां आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनेगा अब कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और बेटा जी कार्बन 5 बॉन्ड बियर कर ही नहीं सकता। अब उसके दिमाग चलेगा और वो सोचेगा कि मैं कोई तो बॉन्ड अपना तोड़ूं। अब क्वेश्चन आएगा सर कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा वो? तो बेटा जी हमेशा कोई भी कुछ भी हो वो हमेशा वो बॉन्ड ब्रेक करेगा जिसे वो आराम से ब्रेक कर सके, मतलब जो बॉन्ड आपका वीक हो। तो अब हम चेक करेंगे कि सर यहां पे इधर देखो, अगर मैं इस H को इस तरीके से लिखूं तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सिग्मा और पाई में से किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो सर सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके की ओवरलैपिंग से बनता है, हेड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और आपका जो पाई बॉन्ड होता है बेटा जी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो हेड वाइज ओवरलैपिंग से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ बेटा जी ज्यादा होती है, मतलब सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर देन पाई बॉन्ड की। अब अगर सर पाई बॉन्ड वीक है तो जैसी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बॉन्ड बनाएगी इसका पाई वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो हुआ क्या कि सर यहां CH2 था, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड को दे दी, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आने के बाद यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन रहा, और यहां पर जो डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड आपका टूट के एक सिंगल बॉन्ड रह गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ध्यान से देखो कि सर जहां पर ये एरो लेकर जाता है, जहां पर एरो का साइन होगा मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, जहां पर एरो जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, जहां पर उसकी टेल है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गया। तो जहां पर एरो जाएगा वहां नेगेटिव, जहां से एरो जाएगा जहां उसकी टेल होगी मतलब वहां पर पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से देखो कि जहां पर इसकी एरो जा रही है इलेक्ट्रॉन लेके गया तो बेटा जी यहां पर नेगेटिव। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये इसका क्या है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है। अब ध्यान से देखो और एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक बेटा जी एग्जांपल दिखाया आपको, ये हमारे पास OH था। ध्यान से देखो, आपने ये देख लिया कि सर इसके अंदर यहां पे लोन पेयर होंगे, और इसे मैंने अगर A मान लिया तो ये आपके पास B है और ये आपके पास क्या है बेटा जी C है। क्लियर है सर, A पर लोन पेयर है और C पर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस तो 101% होगा यहां। अब जब रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कैसा होगा वो मैं समझा देता हूं। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर डीलोकेलाइज होगा, जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकेलाइज हुआ यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और सर जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये कार्बन फिर परेशान हो जाएगा, इस कार्बन के फिर 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और कार्बन बेटा जी किसी भी हालत में 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो फिर एक बॉन्ड तोड़ेगा। ऑब्वियस है, कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है। तो इसका जो पाई बॉन्ड है बेटा जी वो इस तरीके से ब्रेक कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। चलो और देखते हैं ध्यान से कि सर अगर यहां पे मुझे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होंगे, तो एक तरफ पॉजिटिव है मतलब A, इसे मान लो A पे डबल बॉन्ड, B आपका एज इट इज, C पे पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो होगा 101% होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, तो बेटा जी डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है पॉजिटिव से, ये तो सब जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर चली जाएगी, इधर। ध्यान से समझो भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई तो बेटा जी इधर से तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया है क्योंकि आपको एरो दिख रहा है, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इधर आपको क्या दिख रही है, टेल। तो जहां पर टेल होती है बेटा जी वहां पर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन चले गए। और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया,
तो यहां पर आपका CH और यहां से बॉन्ड टूट के बेटा जी यहां बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो पॉजिटिव को वो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा CH2। तो ये कुछ आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहने वाला है। अब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाता हूं कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेंजीन टाइप के कंपाउंड में। इसे आप लिखो, रफ करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आएगा रेजोनेंस पढ़ने में। और रेजोनेंस सीख गए बेटा जी तो आप ये मान लो कि बेसिक केमिस्ट्री का आधा पोर्शन आपने कवर कर लिया, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो राजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है रेजोनेंस। जिसको रेजोनेंस आ गया उसकी पूरी नैया पार हो जाएगी ऑर्गेनिक से। देखो ध्यान से, इधर देखो। अब हम क्या करते हैं, यही मैंने जो भी पूरा बेटा जी एग्जाम्पल बनाया था कि ये मेरे पास है और ये मैंने क्या ले लिया यहां पे OH ले लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ABC की कंडीशन भी बन रही है, ABC, A पर लोन पेयर, C पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा नो डाउट। होगा क्या बेटा जी, ये वाला जो लोन पेयर है इधर डिलोकलाइज होगा और जैसे ही इधर डिलोकलाइज होगा कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और कार्बन 5 बॉन्ड बियर नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा जो बॉन्ड वीक है। भाई सिग्मा तो तोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर देन पाई बॉन्ड के। फिर कहानी क्या होगी, देखो यहां ध्यान से कि अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कहानी क्या है कि सर ये तो आपका बेंजीन का स्केलेटन, इधर देखो। अब ये वाला बॉन्ड मैंने टच नहीं किया, आप एज इट इज बना दो। ये वाला बॉन्ड मैंने टच नहीं किया, आप एज इट इज बना दो। इसके बाद देखो ध्यान से कि ये जो ऑक्सीजन था पहले आपका, उस ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर देके यहां एक बॉन्ड बना दिया, तो बेटा जी यहां तो डबल बॉन्ड आना है। और ऑक्सीजन के लॉन पेयर डोनेट करें, जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, एक लॉन पेयर इसके पास फिर भी बचेगा भी, और इसके पास जो हाइड्रोजन है बेटा जी वो एज इट इज रहने वाला है। जैसे ही डबल बॉन्ड बना, कार्बन के 5 बॉन्ड बने, कार्बन ने अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, तो जहां पर बेटा जी इसका एरो होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर गया। तो इतनी कहानी बन गई। अब फिर ध्यान से देखो कि सर इसे A मानो, इसे B मानो और इसे C मान लो। A पर नेगेटिव, C पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस अब भी होगा, कराओ। सर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इधर चली जाएगी, ये डीलोकलाइज हुई इधर, जैसे डीलोकलाइज हुई डबल बॉन्ड बनेगा, फिर कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन फिर अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो बेटा जी ये जो पाई बॉन्ड है इसको फिर ब्रेक कर देगा वो इधर। तो नेक्स्ट जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी कहानी क्या होने वाली है, सर ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज है, मैंने तो छेड़ा ही नहीं इस बॉन्ड को। इसके बाद यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो यहां पर एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया सर। ब्रेक करने के बाद सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आ गई, इस पर। तो यहां पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और ये तो आपके एज इट इज है, ये तो छेड़े ही नहीं हमने। यहां पर एक आपका लोन पेयर और ये हाइड्रोजन, इससे तो मैंने टच भी नहीं किया है अभी, भूल जाओ इसे। आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या होगा कि सर फिर वही वाली कंडीशन ABC, A पर लोन पेयर नेगेटिव, B और C पर फिर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब रेजोनेंस आगे भी होगा। तो बेटा जी ये वाला बॉन्ड फिर दोबारा इधर डीलोकलाइज होगा और डीलोकलाइज होकर ये वाला बॉन्ड आपका इधर ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से समझो। फिर जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड तो मैंने छेड़ा ही नहीं, आप भी मत छेड़ो। उसके बाद देखो जब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज कर दिया तो इधर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया आपका, और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ गई और ये आपका एज इट इज, इसे मैंने बेटा जी अब भी नहीं छेड़ा। ठीक है, अब फिर चेक करो कि सर रेजोनेंस अभी और हो सकता है, तो सर इसे A मान लो, इसे B मान लो और इसे C मान लो। A पर नेगेटिव चार्ज, B आपका एज इट इज, C पर फिर आपको डबल बॉन्ड दिख गया, तो बेटा जी क्या होगा कि ये वाला इधर डीलोकलाइज हो जाएगा। जैसे ही ये इधर डीलोकलाइज हुआ या डबल बॉन्ड बन गए, कार्बन के बेटा जी अब 5 बॉन्ड बन जाएंगे, फिर उसकी हालत खराब, तो वो क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो बॉन्ड ब्रेक करेगा जो इजीली टूट जाएगा। तो बेटा जी यहां पर एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और तोड़ के सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देख लो उस स्ट्रक्चर को कि सर इस बॉन्ड को छेड़ा ही नहीं हमने, इसको भी छेड़ा ही नहीं हमने, और यहां पर आपने एक नया बॉन्ड फॉर्म कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके। ध्यान से देखो, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसका भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, और ब्रेक करने के बाद बेटा जी यहां बचा सिर्फ ऑक्सीजन, और ब्रेक करने के बाद जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है
वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी उसने ऑक्सीजन को जाके, तो ऑक्सीजन कैसा हो गया बेटा जी, न्यूट्रल हो गया। तो आपके पास एज इट इज दोबारा कितने हो गए, लॉन पेयर हो गए। अब ध्यान से देखो सर, ये ए वाला जो स्ट्रक्चर है, बी वाला जो स्ट्रक्चर है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है सेम सर, ये सेम नहीं है। ये दोनों ए एंड बी स्ट्रक्चर बेटा जी आइडेंटिकल हैं। सेम और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है। सेम का मतलब एग्जैक्ट सेम, जहां बॉन्ड पहले थे वहीं बॉन्ड बाद में हो, ऐसा नहीं है। बॉन्ड पहले यहां थे लेकिन अब यहां सिंगल है, पहले डबल बॉन्ड यहां था, अब सर यहां सिंगल है, पहले यहां पर सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है। मतलब दिखने में एक से लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सर आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट सेम नहीं है स्ट्रक्चर। एक और चीज समझो कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं पहले ही कह रहा था कि बेंजीन टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी घूमती रहती है। तो देखो ना यहां पे हो क्या रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आई, फिर घूमते हुए यहां पहुंची, और बेटा जी घूमते हुए यहां पहुंची, और फिर इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये रिपीट होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी घूमती रहेगी। तो ये हमारे पास सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इस फिनोल कंपाउंड के। इसका कॉमन नेम होता है फिनोल, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो ये फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से हम रेजोनेंस करते हैं। अब एक और चीज बहुत ध्यान से देखो इधर कि सर अगर फिनोल ग्रुप मेरा यहां पर है, ध्यान से देखो, चलो मैं इसमें समझा देता हूं कि सर ये ग्रुप मेरा फिनोल अगर यहां पर है तो इसके ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन की एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इधर से भी एडजेसेंट है सर, वो भी अल्फा है। इसके एडजेसेंट के जो बराबर होगा उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं सर, इस तरफ भी बीटा होगा। और बेटा जी इसके एडजेसेंट के बराबर जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं गामा कार्बन। ध्यान से सुनो, अब इस OH के रेस्पेक्ट में, बिकॉज OH की अल्फा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लग रहा हो तो हम उसे स्पेसिफिक नाम देते हैं ऑर्थो, और अगर इस पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में कोई सब्स्टिट्यूएंट आप लगा दो तो बेटा जी उसका नाम होता है मेटा। इसका नाम क्या होगा हमारे पास, मेटा। और अगर आपको गामा वाली पोजीशन पे अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया बेटा जी, तब हम उसे कहते हैं पैरा। अब एक क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। अब आपको पता चल गया कि सर फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन को ऑर्थो कहते हैं, एडजेसेंट के बराबर जो होगा उसे हम मेटा कहेंगे, और एडजेसेंट के बराबर जो कार्बन होगा सर उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो आप रेजोनेंस में एक बात ध्यान से देखो कि सर जो मैंने रेजोनेंस कराया है, इस रेजोनेंस की देखो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड दोबारा ऑर्थो पोजीशन। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं गई, तो बेटा जी ये बात ध्यान रखना कि ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर ही आपका रेजोनेंस इफेक्ट वर्क करता है। आपका रेजोनेंस इफेक्ट की जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सर ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन पे हमने देख लिया कि रेजोनेंस की सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है कि सर वो ऑर्थो पैरा पे वर्क करता है, मेटा पर बेटा जी वो भूलकर भी नहीं जाएगा। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, मेटा पोजीशन फ्री रहता है रेजोनेंस से, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस की कहानी बनती है। अब देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक और देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसे करने की कोशिश करना, फिर मैं कराता हूं उसके बाद। ध्यान से देखो इधर, ये तो हमने बनाया था बेटा जी फिनोल का स्ट्रक्चर, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हमने। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग, ध्यान से देखते रहो, और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां लगा दिया बेटा जी मैंने NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। अब सर पहले ये चेक करो कि इसके अंदर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर जो नाइट्रोजन होता है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ तो बॉन्डिंग हो रही है सर, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और एक ये बेंजीन रिंग जुड़ रही है। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मतलब कि इसके पास एक लॉन पेयर होता है। अब आप ध्यान से देखो कि सर इसे आप A मान लो, इसे आपने B मान लिया, और बेटा जी इसे आपने C मान लिया। तो ध्यान से देखो कि A पर लॉन पेयर और C पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा, 101% होगा रेजोनेंस। तो फिर करके देखते हैं रेजोनेंस की सर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डीलोकेलाइज कर दी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डीलोकेलाइज करी सर यहां कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और कार्बन की हालत फिर खराब। तो कार्बन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करके वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पहुंचा देगा। आगे बढ़ते हैं
सर इसके बाद जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसके बाद जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ध्यान से देखो कि यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव और दो बेटा जी इसके हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, उसके बाद जब ये बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, आपका यहां पर डबल बॉन्ड, इससे मैंने टच नहीं किया, यहां पर जो डबल बॉन्ड इसे भी मैंने टच नहीं किया। आगे बढ़ते हैं सर, फिर कंडीशन देखो ए बी सी, रेजोनेंस अभी आ गया। और देखो रेजोनेंस आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में तब तक कराना है जब तक स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिकल ना मिल जाए, तब तक घुमाते रहो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब तक स्ट्रक्चर आइडेंटिकल ना मिल जाए। तो फिर देखो इसको मैंने यहां से डीलोकलाइज करा, जैसे डीलोकलाइज करा कार्बन के फिर 5 बॉन्ड बने, कार्बन अपना एक बॉन्ड फिर ब्रेक कर देगा, जैसे ब्रेक करेगा यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पर आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से देखो ये हमने इस तरीके से बना दिया और यहां पर आपका डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन और बेटा जी हाइड्रोजन, इस वाले बॉन्ड को आपने टच भी नहीं किया और यहां पर एक बॉन्ड आपने नया फॉर्म कर दिया, यहां पर बेटा जी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहां आ गई। ध्यान से देखो फिर करते हैं ए बी सी, ए फिर बेटा जी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा ये वाले बॉन्ड अपना ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के फिर 5 बॉन्ड बन जाएंगे और आगे जाके आपकी कहानी बन रही है। यहां पर आपका ये बॉन्ड आ गया, यहां पर आपका नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी इस वाली पोजीशन पे छोड़ दी। उसके बाद यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर देखो कि सर रेजोनेंस आगे हो सकता है, तो हमने देखा सर ए बी और सी, ए पर नेगेटिव, सी पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस अब भी होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी डेंसिटी इधर देगा और फिर इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे तो कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देगा। तो ध्यान से देखो अब जो आगे का मेरा स्ट्रक्चर बना बेटा जी, उसमें क्या है कि ये आपका बॉन्ड बन गया इधर, ये आपका बॉन्ड एज इट इज है, इसके बाद यहां पर आपका एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है, यहां पर 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड आपका बचा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव था जब मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर गया तो वो पॉजिटिव आपका न्यूट्रलाइज हो गया और न्यूट्रलाइज होकर वहां लॉन पेयर आ गया। यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहे, तो बेटा जी ए और बी आपके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन गए। दैट मींस कि आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब कि ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा जी बन गए। ठीक है, अभी एक दो और प्रैक्टिस करते हैं अलग तरीके के रेजोनेंस के हम। आप इसे रफ करो, ओ सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, चलो देखते हैं हम। पहले आप करके देखो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते इसे, वीडियो को पॉज करके फिर देखो मैं इसे सॉल्व कराता हूं। अब हम बात करते हैं बेटा जी, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन ले लूं, अगर मैं अब नाइट्रोबेंजीन ले लूं, यहां पर मैंने N डबल बॉन्ड O ये ले लिया, इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, नीचे बेंजीन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। सर इस नाइट्रोबेंजीन में अब हम देखते हैं कि सर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पर थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर देखो, पहले कंडीशन देखते हैं। सर ये A है, ये B है और ये C है, चाहे कैसे मान लो इसे, A B C कुछ भी मान लो। A पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, C पर आपको डबल बॉन्ड। सर ये तो क्लियर हो गया कि सर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस तो होगा, लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, ये मुद्दा देखना है हमें। अब मैं क्या करता हूं, पहले आपको दोनों केसेस बना के दिखा देता हूं। इधर देखो ध्यान से, पहला केसेस है कि सर मैं इधर से इधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करके दिखाता हूं आपको। इसको मैंने मान लिया A वाला रास्ता, तो ये A वाले रास्ते पर अगर हम चले तो कहानी क्या हो रही है आपकी कि ये बना आपका स्ट्रक्चर बेंजीन का। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो बेटा जी नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन से ये वाला बॉन्ड टूटा, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, नाइट्रोजन बियर नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, उसे अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां पर O नेगेटिव और बेटा जी आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से समझो, अब जब ये वाला बॉन्ड सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके चला गया और मैंने कहा जहां टेल बचेगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बेटा जी इस वाली पोजीशन पर अब आपका पॉजिटिव आ गया। ध्यान से समझो कि अगर ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके चला गया तो इसने सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से प्रोवाइड करा दी, तो इसके पास क्या बचा, जहां पे टेल होती है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पर आ गया बेटा जी आपका पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड मैंने छेड़ा ही नहीं, ये बॉन्ड मैंने छेड़ा ही नहीं। एक कहानी तो ये है।
अगर मैं बी पाथ को फॉलो करूं कि सर आपने ऐसा ही क्यों करा, आप ऐसा करते कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर देते और इस वाले बॉन्ड को यहां ब्रेक कर देते, करके देखो क्या होगा। मैंने क्या करा कि ये आपका एक बॉन्ड है, अब इसमें क्या है कि सर आपने क्या करा कि इस वाले बॉन्ड को इधर डिलोकलाइज करा दिया, तो यहां तो डबल बॉन्ड बनेगा। हमने क्या करा कि पहला रास्ता तो ये वाला ये था, दूसरा रास्ता ये है, तो अगर इसने यहां से इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया, डबल बॉन्ड तो हो गया ओ पर। अब O ने जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दी, ध्यान से देखो, O ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दी, नाइट्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड तो डबल हो गया, लेकिन जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है अब, और जब बेटा जी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर टूटा बेटा जी, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। अब ध्यान से सुनो एक मेरी कहानी, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाता। भाई उसके लिए तो शर्म की बात है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है सर, जिसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की। और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। मतलब एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना बड़ा रुतबा बना रखा उसने अपना कि वो इलेक्ट्रॉन दुनिया से छीनेगा, और उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए बेटा जी, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज से बेटा जी वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो ये बात अपने दिमाग में रखो। अब यहां पर सर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस केस में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो अब आप दिमाग मत लगाओ, ऑक्सीजन हमेशा चाहेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो बेटा जी भूल कर भी वो इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये वाला रास्ता ठीक नहीं है, ये वाला रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता कौन सा ठीक है कि सर ये वाला बॉन्ड टूट के इधर डबल बॉन्ड बनाए और फिर ये वाला बॉन्ड टूट के सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे दे। तो ध्यान से देखो, अब यहां से बनाता हूं मैं, तो यहां से अगर हम चले तो यहां से आपका क्या स्ट्रक्चर बना सर, स्ट्रक्चर मेरा बना ये, यहां पर ये वाले बॉन्ड मैंने छेड़े नहीं, ये वाले बॉन्ड मैंने छेड़े नहीं, और ये वाला बॉन्ड जब इधर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली गई तो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक ऑक्सीजन आपका एज इट इज, और यहां पर आ गया बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, अब फिर कंडीशन देखते हैं सर, ए बी सी, ए पर पॉजिटिव हो सकता है सर, बी सी में सी पर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो अब भी होगा। अब ध्यान से देखो कि सर ये वाला जो बॉन्ड है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, तो जैसे ही ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो बनाते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा जी, डबल बॉन्ड, तो यहां पर आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पर आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके गया तो यहां पर आपका बच रहा है टेल इस साइड, तो बेटा जी इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो गए। यहां पर मैंने अभी कोई टच ही नहीं करा, कुछ भी नहीं छेड़ा, नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव और एक ऑक्सीजन आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन रहा है। अब क्या होगा सर, फिर कंडीशन देखो, ए बी सी, ए पर पॉजिटिव, सी पर डबल बॉन्ड, फिर दोबारा रेजोनेंस हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर इधर चला जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी इधर लेके जाएगा, कहानी क्या बनने वाली है, बहुत ध्यान से देखो, आपकी कहानी बनने वाली है कि ये बॉन्ड तो मैंने छेड़ा ही नहीं, आप भी मत छेड़ो, ये बॉन्ड टूटकर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ले गया, तो यहां पर आपका एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो इस वाली पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, छेड़ो ही मत। इसके बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बेटा जी यहां पर O नेगेटिव, इस तरीके की कहानी आपकी बन गई। अब इसमें लास्ट स्टेप क्या होने वाला है वो ध्यान से देखो। अब कहानी क्या है बेटा जी कि अब मैं देखता हूं कि ये A है, ये B है और ये C है। ध्यान से देखो, ए पर पॉजिटिव, सी पर डबल बॉन्ड, कहानी अब भी बन जाएगी। तो कहानी क्या होगी कि सर ये नाइट्रोजन जो है ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, ये नाइट्रोजन जो है अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ टेल रह गई है उसकी, और जहां टेल वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ऊपर बना देता हूं, ध्यान से देखो कि ये मेरे पास बना बेटा जी। अब यहां पे क्या है कि यहां पर आपका एक बॉन्ड टूट गया, ये नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर आपकी ये कहानी, यहां पर आपका नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये बॉन्ड पहले से थे आपके दो। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और इन दी एंड जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो आपका ये है,
इधर देखो ध्यान से कि नाइट्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा जी यहां बन गया। तो ध्यान से देखो कि ये जो स्ट्रक्चर था आपका ए और ये जो स्ट्रक्चर है आपका बी, और ये ए और बी दोनों आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जब आ जाए तो दैट मींस कि आपका रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे के सारे बन गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां लिख लेता हूं, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे बनेंगे। ठीक है, नहीं आते तो मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से देखो, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा जी तो फिर आपके रेजोनेंस समझ नहीं आने वाला, और रेजोनेंस समझ नहीं आने वाला तो ऑर्गेनिक समझ नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। चलो मैं एग्जांपल लिखता हूं, घर से करके लाने हैं। ये मेरे पास है यहां पर लिख दिया मैंने CHO, दिस इज अ बेंजेल्डिहाइड। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा जी COOH, दिस इज अ बेंजोइक एसिड। यहां पर मैं लिख देता हूं ये नाइट्रोजन लगाया, डबल बॉन्ड लॉन पेयर, यहां पर एक हाइड्रोजन, दिस इज पायरोल कहते हैं इसे। यहां पर मैंने लगाया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका एक लॉन पेयर है। तो बेटा जी इसको हम कहते हैं पिराडिन। मैं नाम लिख दे रहा हूं, नाम अभी से याद करने स्टार्ट कर दो। दिस इज पिराडिन, इसको कहते हैं पायरोल, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, और बेटा जी ये आपके पास है बेंजेल्डिहाइड। तो कुल मिला के ये मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर्स होमवर्क के लिए दिए हैं। इन चारों के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखोगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। और एक और कमाल की चीज अगर आपने देखी होगी तो सर मैंने अभी जब नाइट्रोबेंजीन का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा था कि सर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पर आ रहे थे, या फिर बेटा जी पैरा पोजीशन पे आ रहे थे, मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं आ रहा था। तो चलो फिर हम क्या करते हैं कि अब हमारा छोटा सा पोर्शन रेजोनेंस में रह गया है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेजोनेंस का रिमेनिंग पार्ट पढ़ाऊंगा, जितना पार्ट आपका रह गया कि मेसोमेरिक रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तुम अगर अप्रिशिएट करोगे बड़ा मजा आएगा हमें पढ़ाने में। थैंक यू।